Assalamualaikum students, my name is Haneen Fatma Kirmani and I am subject specialist in biology. Today we are going to start a topic which is from chapter support and movement. It is in two parts. The first part comprises of joints and the second part comprises of deformities of skeleton. So moving towards the first part, that is joints. अब बेटा joints क्या होते हैं? जॉइंट्स अकर वेयर बोन्स मीट, जहां पर दो बोन्स जो हैं वो जुड़ी होती हैं, उधर जो एक पोर्शन बनता है उसको हम कहते हैं जॉइंट्स। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे बहुत सारे जॉइंट्स की टाइप्स दिखाई हुई हैं। जिस तरह हमारी एल्बो में, जहां पर हमारी एल्बो की दो बोन्स मिल रही हैं, वहां पर एक जॉइंट फॉर्म हो रहा है। हमारे शोल्डर में, जहां पर शोल्डर की दो बोन्स मीट कर रही है, वहां पर जॉइंट फॉर्म हो रहा है। हमारे इवन हेड एंड नेक, जहां पर हमारा हेड जो है वो नेक से जुड़ता है, वहां पर भी जो है जॉइंट्स की फॉर्मेशन होती है। तो बेटा हमारी बॉडी में जहां जहां पर बोन्स जो हैं वो मिलती हैं, वहां वहां पर जॉइंट्स की फॉर्मेशन होती है। अब बेटा जॉइंट्स जो हैं उनका काम क्या होता है? ये हमारी पूरे के पूरे स्केलेटन को होल्ड करके रखती हैं, क्योंकि जॉइंट्स अगर नहीं होंगे तो हमारा स्केलेटन एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसमें कोई मूवमेंट पैदा नहीं हो सकेगी। इसलिए मूवमेंट पैदा करने के लिए वहां पर जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जो कि बेंडिंग एंड फोल्डिंग में हमारी बॉडी को हेल्प आउट करते हैं। सिंपल आप एग्जांपल ले लें, अगर आप अपनी उंगली को स्ट्रेट करें तो स्ट्रेट करने की वजह से अगर इधर जॉइंट्स नहीं होंगे उंगली के दरमियान, तो स्ट्रेट उंगली रहेगी, वो कभी भी बेंड नहीं होगी। अब बेंडिंग के लिए अगर आप अपनी उंगली को स्ट्रेट करके देखें और उसको बेंड करें, तो जहां पर बेंड फॉर्म हो रहा है, जहां पर बेंड मौजूद है, उस बेंडिंग की जगह पर जो है जॉइंट मौजूद होता है। पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड, कि एक जॉइंट जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउ करता है। इसके बेसिस पे तीन किस्म के हैं: इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। उसके बाद दूसरी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं जॉइंट्स की, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। अब आते हैं हम अपनी पहली क्लासिफिकेशन की तरफ, जिसमें हमने कहा था कि अमाउंट ऑफ मूवमेंट कितनी होती है। इसमें सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स बेटा वो होंगे जो कि बिल्कुल कोई भी अमाउंट ऑफ मूवमेंट नहीं पैदा करते। ये जो है ये बोन्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, ताकि बोन्स को टफर कर सकें, बोन्स की टफनेस बढ़ा सकें। ये फाइब्रस टिश्यू के बने हुए होते हैं बेटा। इनकी एग्जांपल्स अगर देखी जाए तो इमूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो हमारे स्कल के अंदर मौजूद होते हैं। हमारी जो स्कल है, हमारा स्कल एक बड़ी बोन नहीं है, इकट्ठी एक बड़ी बोन नहीं है, वो छोटी छोटी बोन्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो छोटी छोटी बोन्स जो जुड़ी हुई हैं वो किस तरीके से जुड़ी हुई है? वो इन इमूवेबल जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं। ये जो है ये इमूवेबल जॉइंट्स ही बीच में स्कल के प्रेजेंट होते हैं और ये जो है स्कल को इकट्ठा जोड़ के रखते हैं। इसके बाद जो है ये हमारे गम्स में भी मौजूद होते हैं, जहां पर हमारे टीथ गम्स के अंदर फिट होते हैं, वहां पर ये जॉइंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद ये जॉइंट्स जो है ये हमारे जो है उस सॉकेट में भी मौजूद होते हैं, जहां पर ये हमारी मैक्सिला बोन और मैंडिबल बोन जो हमारे लोअर जॉ की बोन है, वो उस बोन को हमारे ऊपर वाली बोन जो हमारी मैक्सिला की बोन है उसके साथ जोड़ते हैं। इसके बाद बेटा आते हैं हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की तरफ। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स ये वो टाइप है जॉइंट्स की जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट शो करती है। मींस कि ये ज्यादा मूवमेंट नहीं शो करेगी, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट की स्लाइट मूवमेंट्स को ये शो करती है। ये जॉइंट्स जो हैं ये हेलाइन कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। इनमें एग्जांपल आ जाती है हमारी वर्टिब्री की, फिर हमारी जो है वर्टिब्री जहां पर हमारी वर्टिब्री एंड होती है और हमारी हिप बोन स्टार्ट होती है, वहां पर भी ये जॉइंट मौजूद होता है।
इसके बाद फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। ये वो जॉइंट्स हैं जिनकी मूवमेंट हर तरफ होती है, मींस कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनकी जो है हर प्लेन में मूवमेंट होती है। तो ये अगर आप देखें तो ये जॉइंट्स जो हैं ये हमारे शोल्डर में मौजूद होते हैं, हमारी हिप में जहां पर हमारी फीमर बोन फिक्स होती है वहां पर ये जॉइंट मौजूद होती है। ये ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमारी बोन्स जो है वो फ्री मूव कर सकती हैं, हर डायरेक्शन में हर प्लेन में मूव कर सकती हैं। अब बेटा आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारी 3 किस्म के जॉइंट्स हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम फाइब्रस जॉइंट्स की बात करते हैं कि फाइब्रस जॉइंट्स हैं क्या। ये जॉइंट्स जो हैं ये शॉर्ट फाइबर्स के बने हुए होते हैं और ये जो है ये उधर मौजूद होते हैं जहां पर 2 बोन्स को जोड़ना होता है और इनमें जो है वो इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। जिस तरह हमारे स्कल में जो जॉइंट्स हैं जो जहां पर हमारे स्कल की बोन्स इकट्ठी जुड़ती हैं वहां पर ही मौजूद है। फिर हमारी जो टीथ फिक्स होते हैं हमारे जॉ के अंदर, उधर ये जॉइंट्स मौजूद हैं। इवन जहां पर बोन्स जो है वो थोड़ी स्लाइटली ग्रो करती हैं वहां पर भी ये जो है ये जॉइंट्स मौजूद होते हैं। इसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की अगर बात करें तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो है वो लिटिल और नो मूवमेंट जो है शो करते हैं, यानी ये बहुत कम मूवमेंट अलाउ करते हैं या अक्सर जो है ये कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो ये हेलाइन कार्टिलेज के बने हुए होते हैं ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और ये अक्सर जो है ग्रोइंग बोन की टिप पे, बेटा आपने अक्सर जो है लेग पीस जो चिकन का होता है वो आपने देखा होगा, अगर उसके ऊपर से हम सारा मस्कुलर पार्ट उतार दें तो उसकी बोन के ऊपर एक छोटा सा कार्टिलेजिनस पीस मौजूद होता है। वो कार्टिलेजिनस पीस जो है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जो कि 2 बोन्स के दरमियान मौजूद होता है ताकि ये ग्रोथ ऑफ बोन में हेल्प आउट कर सके। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ये मौजूद होते हैं वर्टिब्रीज में, वर्टिब्रीज के साथ साथ ये क्वेक्सियल बोन्स में भी मौजूद होते हैं। क्वेक्सियल बोन बेटा वो बोन है, ये अगर आप अपने डायग्राम में देखें जहां पर 2 हिप्स की बोन्स ज्वाइन करती हैं पेल्विस में, वहां पर जो जॉइंट उन दोनों बोन्स को आपस में मिलाता है उसको हम कहते हैं क्वेक्सियल बोन या क्वेक्सियल जॉइंट जो कि पेल्विस के दरमियान मौजूद होता है। इसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स बेटा ये वो जॉइंट्स हैं जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। अब ये फ्रीली मूवेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इन जॉइंट्स के दरमियान कैविटी मौजूद होती है जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देती है जिसकी वजह से मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो जॉइंट्स को मिलती है। अब ये कैविटी कौन सी होती है? इस कैविटी को हम जो है वो फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पर ये फाइब्रस कैप्सूल है। फाइब्रस कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम नाम देते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन का। ये मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे मॉडिफाई हुई भी होती है लिगामेंट्स में ताकि ये बोन्स को आपस में जोड़ के रख सके। क्योंकि साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करने की वजह से ये जॉइंट्स आगे फर्दर 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइडेड होते हैं, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब सबसे पहले अगर हिंज जॉइंट की बात करें बेटा तो ये 2 डायरेक्शंस या 2 प्लेन्स में मूवमेंट शो करता है। ये अगर आप देखा जाए तो ये हमारी बॉडी में एल्बो एंड नी में प्रेजेंट होता है। एल्बो एंड नी में जैसा अगर आप देखें तो आपका एल्बो एंड नी जो है ये सिर्फ 2 प्लेन्स में मूव कर सकता है, अप एंड डाउन प्लेन। ये जो है ये इसके अलावा किसी और प्लेन में मूव नहीं कर सकता। इसको हिंज जॉइंट क्यों कहते हैं बेटा? हिंज जॉइंट अगर आप दरवाजे पे देखें तो जो दरवाजे की दर्स है वो भी 2 प्लेन में ही मूव करती है। उसी तरीके से हमारा नी और हमारा एल्बो भी जो है वो इन्हीं 2 प्लेन्स में मूव करता है। अब इसकी मसल्स की अटैचमेंट किस तरीके से होती है? मसल्स जो है इनमें अटैच इस तरीके से होते हैं कि मसल्स का एक एंड जिसको ओरिजिन एंड कहते हैं वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है और दूसरा एंड जिसको इंसर्शन एंड कहते हैं वो जो है वो किसी भी मूवेबल बोन के साथ अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से ये जो है ये 2 प्लेन्स में जो है वो एल्बो एंड नीज को जो है वो मूव कर सकते हैं।
इसके बाद आते हैं हम अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरफ। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो सेवरल डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि इनमें जो है, जैसा हमें साइनोवियल जॉइंट्स का मैंने आपको बताया कि इनमें जो है वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, तो फ्लूइड फिल्ड होने की वजह से ये किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर सकते हैं। इसमें जो है जो मसल्स की अटैचमेंट है वो परपेंडिकुलर होती है। जिस तरह अगर आप ये देखें आपके सामने आपकी स्क्रीन पे शोल्डर जॉइंट मौजूद है, तो ह्यूमरस बोन जहां पर अटैच हो रही है, तो इस ह्यूमरस बोन के परपेंडिकुलर जो है वो मसल्स की अटैचमेंट होगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिलती है। ये जो हमारे पास इनकी दो एग्जांपल मौजूद हैं, एक हिप जॉइंट और दूसरा शोल्डर जॉइंट जो है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में मौजूद है। अब बेटा हम अपने सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर की तरफ आते हैं, दैट इज डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मगर बाज दफा वेरियस कॉजेज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, हमारे स्केलेटन के अंदर डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। इसमें सबसे पहली जो कॉज है दैट इज जेनेटिक कॉज। पहली हम डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे, दैट इज क्लेफ्ट पैलेट। अब बेटे क्लेफ्ट पैलेट क्या है? ये एक कंडीशन होती है जिसमें पैलेटीन, हमारी जो अपर जॉ है, यानी इधर आप अगर आप देखें इस डायग्राम की तरफ, तो हमारा जो अपर जॉ है इट इज मेड अप ऑफ टू बोन्स, वन इज मैक्सिला एंड अदर इज पैलेटीन। मैक्सिला एंड पैलेटीन जो है ये फ्यूज करके हमारी नेजल कैविटी, जो कि हमारी ओरल कैविटी के साथ जुड़ती है, उसको बंद करती है। बाज़ दफा ऐसा होता है किसी भी जेनेटिक कॉज की वजह से ये मैक्सिला और पैलेटीन जो है ये इस सही तरीके से फ्यूज नहीं कर पाती, और जब ये सही तरीके से फ्यूज नहीं कर पाती तो उसकी वजह से जो है एक ओपनिंग बन जाती है, जो कि ओरल और नेजल कैविटी को ओपन कर देती है, यानी ओरल एंड नेजल कैविटी को जो है वो आपस में जोड़ देती है। मींस के नेजल कैविटी जो है वो ओरल कैविटी के अंदर खुल जाती है। अब इसकी वजह से होता क्या है बेटा कि अक्सर जब हम फूड वो ओरल कैविटी में जब फूड एंटर होता है तो इसकी इनहेलेशन लंग्स की तरफ होने का खतरा होता है, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर ही नेजल कैविटी ओपन हुई हुई है, जिसकी वजह से आज जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना के पार्टिकल्स हैं वो नेजल कैविटी से लंग्स की तरफ मूव करने की का खतरा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अक्सर अगर वो लंग्स की तरफ मूव कर जाए तो एस्पिरेशन निमोनिया कॉज हो जाता है, जो कि जो है फिर एक अलग कंडीशन कॉज हो जाती है। बेटा अब हम नेक्स्ट अपने जेनेटिक कॉज की बात करते हैं, दैट इज माइक्रोसेफेली। सबसे पहले टर्म का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट इज मेंट बाय माइक्रोसेफेली। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड सेफेली मीन्स हेड, यानी इसको अगर हम अपना देखें तो ये इसका मतलब ये होगा कि जेनेटिकली किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो हेड ऑफ द बेबी है, यानी जो स्कल की मेजरमेंट है या स्कल का जो सर्कमफेरेंस है, वो जो है वो पूरे तरीके से नहीं बड़ा होता। मींस कि जिस तरह अगर आप इस तस्वीर में देखें, हमने बेबी का जो स्कल है उसको एक पर्टिकुलर मेजर किया हुआ है, उसकी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट ली हुई है। अब अगर देखें इधर जो है, यानी अगर माइक्रोसेफेली होगी तो माइक्रोसेफेली की वजह से जितना सर्कमफेरेंस स्कल का होना चाहिए उतना सर्कमफेरेंस नहीं बनेगा, और अगर सिवियर माइक्रोसेफेली होती है तो फिर पूरा सर्कमफेरेंस कभी वो बन ही नहीं सकेगा हेड का, यानी जो सर्कमफेरेंस स्कल का होना चाहिए वो कभी पूरा हो ही नहीं सकेगा। अब बेटे इसकी वजह से होता क्या है कि ब्रेन को ग्रो करने के लिए या ब्रेन की ग्रोथ के लिए जो जगह चाहिए होती है वो स्कल में उस तरीके से नहीं बनती, जिसकी वजह से ब्रेन की ग्रोथ भी नहीं होती, और अक्सर जिनको माइक्रोसेफेली होती है वो अक्सर जो है उनमें डिफरेंट किस्म की ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती और उनमें डिफरेंट किस्म की एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेबी जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। नेक्स्ट जेनेटिक कॉज आती है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है
आर्थराइटिस की ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स हैं और उसमें जो है एक ऐसी टाइप भी है जो कि जेनेटिकली इनहेरिट होती है, मींस कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये आर्थराइटिस जो है वो मूव करता है। आर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ जॉइंट्स, जिसमें जॉइंट्स जो है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स के जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स की जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो किसी भी वजह से जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, या जो है जॉइंट्स के दरमियान का जो कार्टिलेज है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और पेन शुरू हो जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि क्रॉनिक टाइप ऑफ आर्थराइटिस है और जो है ये जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है। बेटा हम चलते हैं अपने हार्मोनल कॉजेस की तरफ। हार्मोनल कॉजेस में हमारे पास जो डिजीज है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन एंड पोरोसिस का मतलब होता है बोन के अंदर छोटे छोटे पोर्स बनना, छोटे छोटे सुराख बनना। अब ये क्यों बनते हैं? क्योंकि इस डिजीज में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बोन की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है और बोन की डिपोजिशन कम हो जाती है। अब बोन की रीअब्जॉर्प्शन की चीजों की बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बनाती है वो कैल्शियम, फास्फोरस, डिफरेंट किस्म के जो मिनरल्स हैं वो मिलके इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन बनाते हैं। अब क्या होता है बेटा, जो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का मकसद क्या होता है कि एस्ट्रोजन ये सारे जो केमिकल्स हैं जिसमें आ जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह, इनको हमारे ब्लड से हमारे बोन के अंदर डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से मैट्रिक्स के अंदर मास बनता है। अब जब एजेड वुमेन में या जब एज ज्यादा हो जाती है और एस्ट्रोजन की रिलीज जो कि हमारी ओवरीज के थ्रू होती है वो लो हो जाती है, तो इसकी वजह से जो एक मैट्रिक्स के अंदर मास बनना है, जो डिपोजिशन होनी है कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह की, वो कम हो जाती है। अब जब वो कम हो जाती है, बॉडी को तो इनकी जरूरत है, बॉडी जो है वो रीअब्जॉर्ब कर रही होती है, मगर अब जब वो डिपॉजिट नहीं हो रहे तो इसकी वजह से बोन के अंदर सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं और जब वो बोन्स वीक हो जाती हैं तो उनका ब्रेकेज का खतरा ज्यादा हो जाता है। अब इसमें सिर्फ एस्ट्रोजन लेवल ही नहीं होता, इसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं, जैसा इनसफिशिएंट एक्सरसाइज हो गया, पुअर डाइट होगी, कैल्शियम एंड प्रोटीन्स में अक्सर स्मोकिंग की वजह से भी रीअब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा हो जाता है और डिपोजिशन रेट कम हो जाता है। अब इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ERT, जो कि एस्ट्रोजन को बॉडी के अंदर रिप्लेस करती है थ्रू पिल्स एंड इंजेक्शंस, जिसकी वजह से इसकी जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसको स्लो कर दिया जाता है, वो स्लो हो जाती है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेज की। तो न्यूट्रिशनल कॉजेज में सबसे पहले हमारे पास है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया मींस सॉफ्ट बोन्स। अब सॉफ्ट बोन्स क्यों होती हैं? अक्सर हमारी बॉडी में बाज़ दफ़ा जब कैल्शियम या किसी भी सॉल्ट की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने में सॉल्ट्स, खासतौर पे जो कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब इनकी इनएडिक्वेट सप्लाई होती है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, और जो हमारी वेट बेरिंग बोन्स हैं, खासतौर पे जैसे हमारी हिप्स की, लेग्स की जो बोन्स हैं वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं और डीफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब इन पे वेट डाला जाता है तो वो बोन्स जो हैं वो पेनफुल होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो इतनी वीक हो चुकी होती हैं कि वो वेट उठा ही नहीं पाती हैं, और क्योंकि हम जब खड़े होते हैं तो हमारे खड़े होने की वजह से हमारा वेट जो है वो हिप्स और लेग्स पे ही आता है, तो उसकी वजह से वो पेनफुल रह जाती है। इसके बाद जो दूसरे न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं वो रिकेट्स हैं। रिकेट्स में क्या होता है बेटा कि रिकेट्स जो है वो उसमें अक्सर जो बच्चों की बोन्स हैं वो बोर्ड हो जाती हैं और डीफॉर्म हो जाती हैं। बोर्ड होने का मतलब बेंड होना, और क्योंकि उनकी बेंडिंग हो जाती है तो उनकी डीफॉर्मिंग हो जाती है। अब क्या होता है बेटा, ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या बनती है? ये है कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी डाइट में। अब ये जो बच्चे होते हैं इनको जब
विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाता है या इनकी स्किन को सनलाइट से एक्सपोज किया जाता है, क्योंकि एक्सपोजिंग जब होती है सनलाइट की तो उससे विटामिन डी फॉर्म होता है, तो ये जो रिकेट्स हैं इनको रिवर्स किया जा सकता है। क्योंकि ये बच्चों में होते हैं, तो बच्चों में होने की वजह से जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे, तो उनमें अगर उनको फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाए और विटामिन डी उनकी बॉडी में पूरा हो जाए तो उनकी बॉडी से रिकेट्स खत्म हो सकता है। क्योंकि न्यूट्रिशनल कॉजेस की वजह से, तो इसी न्यूट्रिशन से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप क्या है बेटा, कि जो हमारे इनवर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारा वर्टिब्रीज है, उनके दरमियान कुशन लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, और उसको कवर करती है कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। अब बेटा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम बेंड करते हैं और कोई हैवी चीज अक्सर बेंडिंग से उठाते हैं, या हम जो है वो तेज तेज वॉक करते हैं या जंप करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये अक्सर जो है वो एनुलस फाइब्रोसिस से निकलकर बाहर ऊज आउट हो जाता है। अब उसकी ऊजिंग आउट बाज़ दफ़ा ये करती है कि जो हमारी, क्योंकि हमारी जो इनवर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर हमारी नर्व्स भी मौजूद होती हैं, तो बाज़ दफ़ा ये नर्व्स को, क्योंकि ये हर्निएटेड डिस्क जो होती है, हर्निएटेड डिस्क का मतलब ये है कि जो इंजर्ड डिस्क है उससे जो न्यूक्लियस पल्पोसिस ऊज आउट किया हुआ है वो उस नर्व के ऊपर जो है वो प्रोट्रूड करता है, उसको पिंच करता है, जिसकी वजह से जो है वो नर्व टच हो जाती है। अब इसकी वजह से स्टैबिंग पेन होती है, अक्सर जो है वो पेनफुल हो जाता है। जब वो वर्टिब्री उसको सीधा करते हैं तो वो पेनफुल हो जाता है, वर्टिब्री प्रॉपर्ली जो है वो बेंड नहीं कर पाती, प्रॉपर्ली स्ट्रेट नहीं हो पाती, जिसकी जो कि काफ़ी पेनफुल हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसमें बेड रेस्ट देते हैं। ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि उस पार्ट को जो है वो पट्टी से बांध दिया जाता है ताकि वो अपराइट पोस्चर में वापस आ जाए, और साथ में पेन किलर्स देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉन्डिलोसिस है। स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है बेटा, अक्सर जो हमारी वर्टिब्रीज हैं, होता है हमारी वर्टिब्रीज जो हैं उनमें किसी भी वजह से, ओल्ड एज की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से, किसी भी वजह से जो है जब ये वर्टिब्रीज जो हैं वो आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं, वर्टिब्रीज के बीच का जो कार्टिलेज है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और वर्टिब्रीज का फ्यूजन शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस जो है ये अक्सर ओल्ड एज में होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस ओल्ड एज में होता है, जब वर्टिब्रीज जो है उनके बीच का सारा जो फ्लूइड है वो ख़त्म हो जाता है और वो जुड़ना शुरू हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस जो है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 24 वर्टिब्रीज पे मुश्तमिल है और 24 वर्टिब्रीज जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में है, तो ये किसी भी पार्ट ऑफ वर्टिब्री में हो सकता है, किसी भी रीजन ऑफ वर्टिब्री में हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द रीजन उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है कि कौन से रीजन में जो है स्पॉन्डिलोसिस कॉज हुआ है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, दैट इज शियाटिका। शियाटिका को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शियाटिक नर्व क्या होती है। शियाटिक नर्व जो है वो हमारी हिप्स को हमारे लेग से कनेक्ट करती है, यानी जो नर्व हमारे हिप्स से लेकर हमारे फुट तक सारी नर्व इंपल्सेस जाती है उसको हम कहते हैं शियाटिक नर्व। अब बात दफा बेटा ऐसा होता है कि इस शियाटिक नर्व में कोई भी इंजरी आ जाती है किसी भी वजह से, किसी फॉल की वजह से, या कोई हर्निएटेड डिस्क जो वर्टिब्रीज एंड हो रही होती है वहां पे जो कोई भी डिस्क प्रेजेंट है उसकी हर्निएशन हो जाती है, या बाज दफा हिप्स में अगर हम इंजेक्शन लगाएं और हम केयरफुल ना हो और ये शियाटिक नर्व उस पे इंजरी आ जाए तो उसकी वजह से पेन जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं शियाटिका। अब ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये इंजरी अगर सिवियर हो जाए और शियाटिक नर्व की जो रूट है उसको अगर वो इंजर्ड हो जाए और उसमें इंजरी आ जाए तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जो लेग्स हैं उनकी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पे जो फ्लेक्शन मूवमेंट होती है एंकल एंड फुट की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसकी वजह से हमारी लेग्स जो हैं वो काम करना छोड़ देती है। शियाटिका से जो रिकवरी है वो बहुत स्लो होती है क्योंकि ये नर्व इंजरी है। आपको पता है कि जो नर्व्स हैं वो कभी भी रीजनरेट नहीं होती, उनमें रीजनरेशन नहीं होती, और इसकी वजह से जो नर्व अगर डैमेज होगी तो वो थ्रू आउट द लाइफ डैमेज रहती है, उसी तरीके से रहती
जाती है उसको दोबारा उसका सही होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए शियाटिका से जो रिकवरी है वो एक तो स्लो होती है और कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इसकी रिकवरी हमेशा इनकम्प्लीट होती है क्योंकि ये नर्वस डिसऑर्डर है, ये नर्व का डिसऑर्डर है, इसी वजह से इसकी रिकवरी इनकम्प्लीट होती है। इसके बाद हम आते हैं ऑर्थराइटिस की तरफ। ऑर्थराइटिस जो है इट इज इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज जिसमें जॉइंट्स हमारे इफेक्ट होते हैं। हमारे जॉइंट्स में एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो उसकी वजह कोई भी हो सकती है। फर्ज करें बैक्टीरियल इन्वेजन होगी, बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से बैक्टीरियल इन्वेजन होगी और बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से जो जॉइंट्स है उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू होगी, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है। मगर जो ये बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से ये एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकता है, मगर जो एक्यूट ऑर्थराइटिस है, जिस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्थराइटिस हैं, उसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें हमारी जो लाइनिंग है जॉइंट्स की वो थिकन हो जाती है और लाइनिंग थिकन होने की वजह से जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन जॉइंट्स के अंदर वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाता है। अब जब ये फ्लूइड खत्म हो गया, लाइनिंग थिकन होगी, तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है और फ्रिक्शन की इंक्रीज होने की वजह से जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जो और किस्म के आर्थराइटिस हैं, जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस है, रोमेटाइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेम्ब्रेन्स के अंदर, और वो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो फिर पेनफुल होती है। उसकी वजह से अक्सर जो जॉइंट्स में जहां पर जॉइंट्स जुड़ रहे होते हैं वो जो है वो बिल्कुल उनकी जो फॉर्मेशन है वो खराब होना शुरू हो जाती है। मींस कि अक्सर जहां पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वहां पर इन्फ्लेमेशन की वजह से अक्सर जो है वो जो जॉइंट्स हैं वो बेंड हो जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अक्सर जो हमारी फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं उनको अटैक करता है और अक्सर जो है वो हमारे जो टोज की जॉइंट्स हैं उनको अटैक करता है, जिसकी वजह से जब जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उनकी फिंगर्स बेंडेड होती हैं, उनकी फिंगर्स में बेंडिंग आ जाती है। लास्टली गाउटी आर्थराइटिस है। गाउटी आर्थराइटिस में जो हमारे जॉइंट्स हैं, खासतौर पे जो हमारा टो का जॉइंट है उसके दरमियान यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स हैं ये फिर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और इनकी इन्फ्लेमेशन से पेन कॉज होती है। अब बेटा हम अपने पूरे रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज जॉइंट्स पढ़ी, उनकी टाइप्स पढ़ी, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स, फिर हमने कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी देखे, साइनोवियल जॉइंट्स देखे। साइनोवियल जॉइंट्स के आगे हमने फर्दर दो टाइप्स पढ़ी, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने फिर डिफॉर्मिटीज देखी, डिफॉर्मिटीज में हमने जेनेटिक कॉजेज देखे कि कैसे जेनेटिक कॉजेज की वजह से डिफॉर्मिटी होती है, हार्मोनल कॉजेज की वजह से कैसे डिफॉर्मिटीज होती हैं, न्यूट्रिशनल कॉजेज, डिस्क स्लिप, स्पॉन्डिलोसिस, sciatica and arthritis। बेटा आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।